यरूशलेम से एक नया स्पष्ट संदेश आया है। इजराइल का कहना है कि वह ईरानी शासन के साथ अभी खत्म नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री इजराइल कात्स का कहना है कि आईडीएफ पूरी तरह से युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है और लक्ष्यों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है। उनका कहना है कि इजराइल अमेरिका की अनुमति का इंतजार कर रहा है और ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोशबा खामनेई को सीधे धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब काट्स थोड़ी देर पहले एक सुरक्षा मूल्यांकन में बोल रहे थे। यहाँ उनके अपने शब्दों में और जानकारी है। इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। आईडीएफ ने रक्षा आक्रमण की तैयारी कर लक्ष्य तय किए हैं। हम सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि खामनेई वंश का सफाया पूरा किया जा सके, जो इजराइल को नष्ट करने की योजना के वास्तुकार हैं और ईरान के आतंकवादी शासन के नेतृत्व में लगातार होने वाले बदलावों के उत्तराधिकारियों को भी समाप्त किया जा सके। साथ ही ईरान को अंधकार युग में ले जाने के लिए उसके मुख्य ऊर्जा व बिजली संयंत्रों पर हमला कर उसके राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे को पंगु बनाने के लिए। ईरानी आतंकवादी शासन मुख्य रूप से अपनी आबादी के दमन और ऊर्जा ब्लैकमेलिंग में माहिर है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, बसीज और तेल कीमतें बढ़ाने की धमकी के जरिए किया जाता है। ये घुटनों पर है। नेता सुरंगों में छिपे हैं और आपस में संपर्क करने और फैसले लेने में जूझ रहे हैं। इसका आसमान और सभी राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा व रणनीतिक सुविधाएं हमले के लिए पूरी तरह खुली हैं। फिर भी ये जीत का दावा करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह और गजा में हमास की तरह इसे जनता द्वारा चुकाई गई भारी कीमत की परवाह नहीं, बस अपने बचे रहने की चिंता है, जो निश्चित भी नहीं है। इस बार हमला अलग और ज्यादा घातक होगा। ये सबसे संवेदनशील बिंदुओं पर विनाशकारी प्रहार करेगा, उन भारी हमलों पर आधारित जो ईरानी आतंकवादी शासन पहले ही झेल चुका है, और इसके आधारों को हिला देगा और गिरा देगा। हॉर्मोज जलडमरू मध्य में गतिरोध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया कि अगर कोई ईरानी नाव बारूदी सुरंगें बिछाए तो उसे गोली मारकर नष्ट कर दिया जाए। ईरान के शीर्ष वार्ताकार का कहना है कि तेहरान को उस जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर लगाए गए टोल से पहली बार राजस्व प्राप्त हुआ है। अब दोनों पक्ष इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को वार्ताओं के लिए अहम मानते हैं और चल रहे गतिरोध के बीच तेल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। अमेरिकी नेता ने कहा था कि ईरान से युद्ध खत्म करने की कोई समय सीमा नहीं है, संघर्ष विराम के लिए कोई समय सीमा नहीं है और इस्लामी गणराज्य को उनकी शांति प्रस्ताव की मांग का जवाब देने के लिए भी कोई समय सीमा नहीं है। वो अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ईरान को इस समय नहीं पता कि उसका नेता कौन है। अब ताजा जानकारी के लिए हम वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओसारन से जुड़ते हैं। संदर्भ के अनुसार एरियल, पाकिस्तान इस हफ्ते इस्लामाबाद में संघर्ष विराम वार्ता के दूसरे दौर की मेजबानी करने वाला था। जेडी वेंस और उनकी टीम रवाना नहीं हुई क्योंकि ईरानियों ने कहा था कि जब तक अमेरिका बंदरगाहों की नाकाबंदी नहीं हटाएगा वे नहीं मिलेंगे। उन वार्ताओं की नई जानकारी क्या है, आप क्या बता सकती हैं? हाँ बनीता, ताज़ा खबर यह है कि बातचीत करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन एक पाकिस्तानी राजनयिक सूत्र ने आज अरब मीडिया को बताया कि बातचीत में वाकई गतिरोध है और वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर संभव अवसर का उपयोग कर रहे हैं ताकि ईरानियों को फिर से बातचीत की मेज पर लाया जा सके। यही स्थिति अभी है। आपने पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति का जिक्र किया था, तो ईरान के केंद्रीय बैंक ने पुष्टि की है कि उन्हें पहला राजस्व प्राप्त हुआ है जो उन जहाज़ों से टोल के रूप में इकट्ठा किया गया है जिन्हें IRGC द्वारा जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी गई थी। अब ये भुगतान नगद में किए जा रहे हैं, न कि क्रिप्टो करेंसी में और न ही चीनी युआन में। ये स्थिति इस समय तेहरान से सामने आ रही है। वे संकेत दे रहे हैं कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका द्वारा जारी यह नाकाबंदी ईरानियों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। सबसे ताज़ा आकलन ये बता रहे हैं कि हर दिन जब तक ये नाकाबंदी जारी है, ये उन्हें सैकड़ों मिलियन डॉलर की आमदनी का नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि 40 दिन के युद्ध के दौरान ईरान सफलतापूर्वक तेल का निर्यात कर रहा था और उसने 9 अरब डॉलर की आमदनी हासिल की थी।
तो नाकाबंदी और खोई हुई आमदनी को उस स्तर तक पहुंचने में जितना ईरानियों ने 40 दिन की अवधि में कमाया था, शायद 40 से 60 दिन लगेंगे। और इसलिए यह वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति है, जो इस नाकाबंदी को जारी रखते हुए ईरानियों पर आर्थिक दबाव डालने की उम्मीद कर रहा है। और यह बहुत संभव है कि हम निकट भविष्य में किसी समय ऐसा होते हुए देखेंगे। अगर वास्तव में ईरानी आधिकारिक रूप से वार्ताओं में भाग न लेने का फैसला करते हैं, तो क्या वे इस नाकाबंदी को हटाने की कोशिश में अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य गतिविधि में शामिल हो सकते हैं? एरिया, जैसे ही हम बात कर रहे हैं, अभी एक खबर आई है। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट है कि ईरानी संसद अध्यक्ष ने अभी क्रांतिकारी गार्ड्स के हस्तक्षेप के बाद वार्ता टीम से इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ा घटनाक्रम है। बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि असल में फैसले कौन ले रहा है, ईरानी पक्ष से किसके पास असली ताकत है, कौन इसमें वास्तव में शामिल है। अभी आई इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अगर ये सच है तो ये काफी महत्वपूर्ण है। हाँ बेनीता, यह उसी के अनुरूप है जो हमने इस युद्ध के दौरान देखा है कि फैसले IRGC ही ले रही है। खलीबाफ को अब्बास आरकजी विदेश मंत्री के साथ वार्ता टीम में शामिल किया गया था, ताकि वार्ता कक्ष में IRGC की मौजूदगी बढ़ाई जा सके। यह दिखाता है कि IRGC यह मूल रूप से इस वार्ता प्रक्रिया के प्रति इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की ओर से अविश्वास प्रस्ताव जैसा है। अब जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि पहले ही शासन परिवर्तन हो चुका है, तो हम अब भी वही वार्ता टीम देख रहे हैं जिसमें खलीबा एक बार फिर से इस्तीफा दे रहे हैं। बसरगजी विदेश मंत्री, वे इन विभिन्न दौर की वार्ताओं के दौरान इस्लामी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, लेकिन हमें तो यह भी नहीं पता कि क्या वे अकेले ही इस्लामाबाद जाकर अमेरिकियों से मिलेंगे या नहीं। लेकिन जो हम अभी देख रहे हैं वो ये है कि IRGC लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका को यह संकेत दे रहा है कि उनका अपनी लाल रेखाओं से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। बहुत दिलचस्प। हमेशा की तरह आपके अपडेट्स और विश्लेषण के लिए धन्यवाद। सीनियर मिडिल ईस्ट संवाददाता एरियल ओसारन, धन्यवाद। धन्यवाद बेनीता। अब और जानकारी के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं रूथ वसामन लांदी, मिज़गोव इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की रिसर्च फेलो और एब्राहम अकॉर्ड्स पार्लियामेंट्री कॉकस की पूर्व सह अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक डैन पेरी, एसोसिएटेड प्रेस में यूरोप व मिडिल ईस्ट के पूर्व संपादक और आस्क क्वेश्चंस लेटर न्यूज़लेटर लेखक हैं। सुरक्षा विश्लेषक याकोव लैपिन, द लैपिन असेसमेंट पॉडकास्ट के होस्ट भी हैं। ये क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। कई घटनाएं सचमुच हमारे बोलते ही सामने आ रही हैं और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ रूथ आपसे और इस नई घटना से जिसकी हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईरानी प्रवक्ता ईरानी वार्ता टीम से इस्तीफा दे रहे हैं। अब तक कई सवाल उठ चुके हैं कि आखिर इस्लामी गणराज्य की तरफ से असली ताकत किसके पास है। आपका आकलन, आपकी राय। मुझे लगता है कि ईरान के भीतर विघटन की प्रक्रिया चल रही है। हर कोई कह रहा है कि अब पहले से भी बुरा शासन है। मैं उस मूल्यांकन से सहमत नहीं हूँ। इस समय IRGC के एक खास गुट की बहुत ही खराब नेतृत्व है जो फिलहाल सत्ता संभाले हुए है। हालांकि ईरान में आर्थिक क्षमताओं, संपत्तियों और जल आपूर्ति के लिहाज से स्थिति बहुत बहुत कठिन है और सामान्य तौर पे देश के भीतर से विघटन हो रहा है। और जब ऐसा होता है, इस तथ्य को देखते हुए कि राजनीतिक व्यवस्था के पूरे वरिष्ठ स्तर को मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों द्वारा खत्म कर दिया गया था। हालिया युद्ध में जो लोग बचे हैं उनके बीच इस बात को लेकर संघर्ष है कि इस देश की बागडोर और कमान कौन संभालेगा, और यही हम देख रहे हैं। हम वास्तव में इस विघटन को देख रहे हैं। क्या यह 1 मिनट में हो जाएगा? नहीं, इसमें समय लगेगा। जो आर्थिक घुटन हम अभी देख रहे हैं उसका असर सिर्फ देश की आर्थिक संपत्तियों पर ही नहीं, दुर्भाग्यवश लोगों पर भी पड़ रहा है। लेकिन ये सब कुछ का हिस्सा है। इसमें खुद नेतृत्व भी शामिल है।
डैन, इस बारे में आपके क्या विचार हैं और ईरानी नेतृत्व को लेकर जो अनिश्चितता है वो व्हाइट हाउस की रणनीति को किस तरह प्रभावित कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है व्हाइट हाउस लगभग निराश है। उसे नहीं पता कि ऐसी स्थिति में क्या करे। जहां किसी भी मापदंड से देखें तो ईरान की स्थिति बहुत निराशाजनक होनी चाहिए। 40 दिन की जंग के बाद बचा नेतृत्व अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। शायद वे सिर्फ बचने पर जीत का दावा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आग से नहीं खेलना चाहिए। किस्मत को ललकार कर और जंग को फिर से शुरू होने देकर आग से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि तब उन्हें और भी बुरी तरह हराया जाएगा। ये एक तार्किक दुनिया में होता है। रूथ, कहना पड़ेगा आपकी बात तार्किक दुनिया में तार्किक है। ईरान जैसे शासन की ताकत यह है कि वे बहुत ही विश्वसनीय तरीके से यह दिखावा कर सकते हैं कि वे पूरी तरह से अतार्किक हैं और उन पर किए गए विनाश के प्रति पूरी तरह से उदासीन हैं, और वे निश्चित रूप से जनता के किसी भी कष्ट के प्रति उदासीन हैं। क्या मैं सच में मानता हूं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर इजराइल और अमेरिका उनके 20 और वरिष्ठ नेताओं को मार दें? यकीन करना मुश्किल है, पर मैं नहीं कह सकता कि वे किस्मत आजमाने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वे मानकर चलेंगे कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है और वे 1-2 महीने आंतरिक विरोध टाल लेते हैं, तब भी दुनिया वैश्विक अर्थव्यवस्था, समुद्री व्यापार और तेल कीमतों के असर को सहन नहीं कर पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप भी मिड टर्म चुनावों से डरकर पीछे हट सकते हैं। यही उनका दांव है, चाहे सत्ता में कोई भी हो। ईरान की स्थिति बहुत अस्पष्ट है। आप कई दावे सुनेंगे और कुछ लोगों के पास खुफिया जानकारी तक पहुंच है, और बहुत सारे लोग, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, सोशल मीडिया पर नजर रखने की कोशिश करते हैं। और मेरे दोस्त जो फारसी बोलते हैं, वे भी सोशल मीडिया को बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और हमें लगता है कि अंदरूनी झगड़े हो रहे हैं। खलीबा का अजीब इस्तीफा, जो कभी आरजीसी का प्रतिनिधि माने जाते थे, हमें सवालों के साथ छोड़ता है, जवाबों के साथ नहीं। यह साफ है कि इजराइल और अमेरिका को सोच बदलनी होगी, जिससे ईरानियों को लगे कि अब उन्हें कुछ देना है। और सबसे ज्यादा जो हम उम्मीद कर सकते हैं वो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी करने की धमकियों को वापस लेना और वहां से गुजरने वाले जहाजों से जबरन वसूली की मांग को रोकना। यह हास्यास्पद है। इसी कारण आप कार्ड्स और दूसरों को सख्त धमकियां देते सुन रहे हैं। वे सच में धमकियां पूरी करेंगे या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन ईरानियों को बताया जा रहा है कि हम फिर से वहां जाकर तुम्हें और भी बुरी तरह पीट सकते हैं। संक्षेप में रूथ, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा और इंतजार करें तो ईरान की आर्थिक नाकाबंदी इतनी गंभीर है और होगी कि भले ही वे दिखने में तर्कसंगत लगें, लेकिन पूरी तरह से अतार्किक, बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा वाले शिया मोर्चे के मुल्ला भी इसे बेच नहीं पाएंगे। वे पश्चिमी लोकतंत्रों की नाजुकता पर भरोसा कर रहे हैं। क्या ये गलत है? नहीं, वे सही हैं। लेकिन उससे पहले वे अभी जो हो रहा है उसके आर्थिक प्रभाव के कारण इतनी बुरी तरह से पीड़ित होंगे। ये लगभग अपूरणीय होगा। तो यहाँ बस जल्दी से कहूं तो, अगर मैं संक्षेप में कहूं तो यह मूल रूप से रसातल में जाने की होड़ है। ईरानी नेतृत्व जैसे पागल लोगों के साथ उन पर डाला गया आर्थिक दबाव अधिकतम होनी चाहिए। उन्हें झुकाने के लिए आपको सच में उन्हें कुचलना होगा। इस दौरान वे मानते हैं कि पश्चिम को हटाने के लिए हमें कुचलना जरूरी नहीं, और वे ऐसा नहीं कर रहे। यहां तक कि मध्यम स्तर की क्षति भी यूरोपियनों को और कम से कम एशियाई और अमेरिकियों को बहुत डरा देगी। इसीलिए उन्हें इसकी जरूरत है, लेकिन वे हमसे ज्यादा समय तक टिक सकते हैं। तो आइए ईरानी जनता के नजरिए से एक आवाज को शामिल करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है, जिसमें इजराइल काट्स की ओर से दी गई धमकियां भी शामिल हैं, जो कि इजरायली रक्षा मंत्री हैं और साफ तौर पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और हमें पता है कि आज शाम यहाँ देश में सुरक्षा परामर्श हो रहे हैं। अब मैं नागर मुश्तहदी का स्वागत करना चाहती हूँ, जो ईरान इंटरनेशनल में पत्रकार और I4 ईरान पॉडकास्ट की होस्ट हैं और अभी कनाडा से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलना हमेशा अच्छा लगता है। जैसा आप जानती हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को समझना मुश्किल है कि उसका नेता कौन है। और जैसे ही हमने शो शुरू किया, हमें ये खबर मिली कि ऐसा लगता है कि ईरान की संसद के अध्यक्ष वार्ता टीम से इस्तीफा दे रहे हैं। तो सीधा सवाल ये है, फैसले कौन ले रहा है?
क्या ये IRGC है? क्या ये नए सर्वोच्च नेता हैं जिन्हें चयन के बाद नहीं देखा गया, या विदेश मंत्री हैं ना कि संसद अध्यक्ष? ये अस्पष्ट नेतृत्व और बदलाव संभावित वार्ता की प्रगति को प्रभावित करते हैं। आपकी क्या राय है? ठीक है, अगर हम फिर से वार्ताओं की बात करें बेनेता, ईरान इंटरनेशनल में हमारी समझ ये है कि राष्ट्रपति पेज़ाशिन के कार्यालय और मोशाबा खामने के करीबी लोगों के बीच तनाव के कारण वार्ता आखिरी समय में पटरी से उतर गई। मामले से परिचित सूत्रों ने हमें ईरान इंटरनेशनल में बताया था कि वे पूरी तरह से तैयार थे और वे परमाणु मुद्दे पर चर्चा को लेकर बहस कर रहे थे। आपके सवाल पर लौटते हुए, ये अभी स्पष्ट नहीं है। हम जानते हैं कि IRGC ही नियंत्रण में है। वे खामने सीनियर के हटाए जाने से पहले भी नियंत्रण में थे, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा खामने सीनियर का ही होता था। तो सारे फैसले आखिरकार उन्हीं के पास होते थे और अभी वो शक्ति विकेंद्रीकृत हो गई है। कट्टरपंथियों में झगड़े हो रहे हैं क्योंकि अलीबाफ जैसे लोग सुधारवादी नहीं हैं। वो खुद भी कट्टरपंथी हैं, लेकिन शायद वो ज्यादा व्यवहारिक हैं, मतलब वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो तैयार नहीं हैं, जैसे जाने ली, जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा हैं। वो सच में किसी भी चीज पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आप आगे चल के किन लोगों को शामिल होते हुए देखते हैं अगर बातचीत फिर से शुरू होती है? अभी पिछले कुछ पलों में जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? जहां तक जो कुछ हो रहा है उसकी बात है, अगर कोई जनीली जैसे जो JCPOA के खिलाफ थे, उदाहरण के लिए अगर सच में मोशे बाग खामेनेई के साथ मिलकर फैसले लेने वाले हैं, उदाहरण के लिए, तो आप बिल्कुल भी कोई बातचीत होते नहीं देखेंगे और ये युद्ध विराम और अधिक युद्ध और एक और दौर की ओर ले जाएगा। अगर हम देखते हैं कि अलीबाफ या विदेश मंत्री अब्बास अदेजी जैसी हस्तियां इस आंतरिक संघर्ष से उभरती हैं, जो कि काफी वास्तविक लगता है, तो संभवतः हम फिर से बातचीत की ओर जाएंगे, लेकिन ऐसी बातचीत जो अंततः किसी भी सार्थक नतीजे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ईरानी शासन की लाल रेखा, चाहे आप कोई भी हो, संवर्धन है और अमेरिकी लाल रेखा है शून्य संवर्धन। असल में वहां असहमति है, यानी अंत में चाहे यहाँ कोई भी सत्ता में हो, हम शायद फिर युद्ध की ओर लौटेंगे। इस बिंदु पर यह अपरिहार्य लगता है। अभी कुछ समय पहले ही हमने इजराइल के रक्षा मंत्री को ये कहते हुए भी सुना कि वे बस संयुक्त राज्य अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे इसे पूरा कर सकें। उनके शब्दों में खामने वंश का सफाया और ईरान को एक अंधकार युग में धकेलने के लिए उसके प्रमुख ऊर्जा और बिजली संयंत्रों पर हमला करके और उसकी राष्ट्रीय आर्थिक संरचना को पंगु बनाकर। आपका क्या विचार है? ये स्पष्ट रूप से ऐसे समय में आ रहा है जब ईरानी नेतृत्व बटा हुआ है। आप क्या सोचती हैं जब ईरान के लोग जो अभी भी शासन परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं इस तरह के संदेश इजराइल से सुनते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया या भावना क्या होगी? जब आप ऐसे शासन से निपटती हैं जिसे लोगों की परवाह या जवाबदेही नहीं है, तो स्थिति अलग होती है। तो जब आप ऊर्जा अवसंरचना और ऐसी अवसंरचना पर हमला करती हैं जो अंततः आम नागरिकों को भी प्रभावित करेगी, तो इसका शासन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली बात वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और दूसरी बात उन्हें अपने लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इस लिहाज से कोई दबाव नहीं बनता, जैसा कि इजराइल या पश्चिमी लोकतंत्रों में होता है, जहां आपको ऐसी घटनाओं पर जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ईरानी जनता को कोई प्रेरणा मिलेगी या उन्हें उठ खड़े होने की ताकत मिलेगी, क्योंकि आखिरकार इस प्रक्रिया में उन्हें भी नुकसान ही होगा, दुर्भाग्यवश। बहुत संक्षेप में, आपकी रिपोर्टिंग के अनुसार इस समय पूरे ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति कितनी गंभीर है आपकी समझ में? आप जानती हैं, बहुत से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंटरनेट किसी तरह वापस आ गया है, लेकिन ये सच नहीं है। बहुत से लोग ईरान में अपने लोगों से तभी संपर्क कर पा रहे हैं जब उनके पास VPN या स्टारलिंक जैसी सुविधा हो। उन्होंने एक स्तरित नियंत्रित प्रणाली शुरू की है, लेकिन मेरी समझ उन लोगों से बात करने के बाद बनी है जो ईरान में इंटरनेट स्वतंत्रता के लिए वकालत कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। उत्तर कोरियाई मॉडल के संदर्भ में शायद 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी,
लेकिन फिलहाल आम ईरानियों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि ईरान के अंदर बहुत से लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो खुद को तथाकथित पश्चिमी दिखाते हैं और किसी तरह उनके पास इंटरनेट की सुविधा है। तो जो लोग शासन से जुड़े हुए हैं और उसके पक्ष में बोल रहे हैं, दुर्भाग्यवश उन्हें कनेक्टिविटी में कोई समस्या नहीं है। ये वाकई परेशान करने वाला है, लेकिन हम आपके समय और विचारों की सराहना करते हैं। नगर मोश्तहेदी, वैंकूवर से लाइव। धन्यवाद, खुशी हुई।